फुल स्टॉप। बाकी कोई मैथमेटिशियन एक भी नहीं पैदा हुआ नाम लेने को भी ऑफ द स्टेचर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिन्होंने दुनिया की बाउंड्रीज पुश की हों। G5 लिखे हुए द फादर ऑफ G5 लिखे जरा आपने, उसमें कभी कभी फोन पे निकाल लिया करें, कोई एक बंदा लिख ले। She is the greatest mathematician woman ever born on this planet. कैंसर हो गया था और बहुत जल्दी फौत हो गई। मरियम मिर्जा खानी। तो वो हुआ यूं कि ईरान में जो स्कूल्स हैं ना, वो 8वीं के बाद बच्चों को पिक करते हैं। हाँ नहीं, आपकी जो ओके, ही वाज अ टर्किश मैथमेटिशियन। G5 जो आपके मोबाइल की G5 टेक्नोलॉजी है, द मोबाइल G5 टेक्नोलॉजी। अच्छा ठीक है, ये मेरे ख्याल में मोर और लेस वी आर देयर एंड वी हैव अंडरस्टूड कि ये सोलर, हाँ वो चले, ओके स्टोरी वाज कि हाँ ही इज फ्रॉम टर्की, हमें अपनों की कदर नहीं है, ही इज फ्रॉम टर्की। इसी तरह मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी, जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, फेम्टो केमिस्ट्री में डॉक्टर अहमद जवेल का नाम आया था। इन्ना लिल्लाह, अहमद जवेल की फोटो है यार, कम से कम ये इतने बड़े बंदे हैं कि इट वॉज अ टाइटैनिक शॉक टू द वर्ल्ड व्हेन दीज पर्सन पास्ड अवे। दुनिया औ में थी कि इतना बड़ा नॉलेज का चिराग बुझा है, अब छोटी मोटी बात नहीं है। मैं कभी हमें मौका मिला पेरेंट्स के सेशन करने का, तो इस मुल्क में एक ही खातून है हु इज़ वर्थ कॉलिंग टू अ साइंस एंड शी इज़ अमंग द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स मुस्लिम इन द वर्ल्ड। इसी शहर में है, लेकिन ज़ाहिर इस शहर को तो कदर नहीं है। उनका नाम है सैयदा ताहिरा कौसर नईम, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया। मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि हुआ यूँ कि एक दफ़ा उन्होंने कोई 10 मुल्कों का कंपटीशन करवाया और अंधों में काने राजे की वजह से मैंने वो जीत लिया। थ्योरेटिकल नहीं कि अच्छा मुस्लिम वर्ल्ड आपस में मिलके कौन सा बड़ा मसला सॉल्व कर सकते हैं। तो आई मेड अ वाटर सोल्यूशन वेयर आई आइडेंटिफाइड कि ये 3 मुल्क ये करें ना, तो दे हैव अ वेरी ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू सॉल्व इट एंड आई वन दैट प्राइज एट द OIC लेवल। वो ये था कि ये प्रोजेक्ट कोई बनाए और फिर आइडियाज जनरेशन होती है, फिर उनसे कुछ प्रोजेक्ट वो स्पॉन्सर करते हैं। तो माई प्रोजेक्ट वॉज सैयदा ताहिरा कौसर नईम, नशी साइंटिस्ट। ताहिरा कौसर है, ये STK नईम उनका नाम है। बहरहाल चले मैं उनकी स्टोरी के साथ, STK नईम की स्टोरी ये है, मुझे वो कहती हैं इरफान यू आर वेरी नॉटी फलाना। तो मेरी उनके साथ बन इस तरह गई कि उन्होंने वो इनाम देने के लिए बुलवाया हुआ था। मैं उसमें याद आता कौमों को नॉलेज की कदर कितनी है। इनाम देने के लिए वो जस्ट सर्टिफिकेट था, देने के लिए उन्होंने, क्योंकि शी इज़ अमंग द वर्ल्ड्स टॉप साइंटिस्ट, तो नॉर्मन न्यूराइटर was for last 20 years he was president of America's science advisor continuously। एक प्रेसिडेंट एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है, पांचवा आ रहा है, तो who is advising is the नॉर्मन न्यूराइटर। तो नॉर्मन न्यूराइटर के फिर बहुत छोटी सी स्पीच भी हमने सुनी, she actually came। तो नॉर्मन राइटर तो ऐसी बात करते हैं ना, वो मेरे साथ था, वो फिर उसने नोबेल प्राइज़ ले लिया, फिर उसके साथ था तो उसने भी नोबेल प्राइज़ ले लिया, फिर उसने भी। तो ही वाज टेलिंग स्टोरी कि मैं नॉर्थ कोरिया जानते हैं ना, प्योंगयांग, जो कि अमेरिका के साथ कुत्ते वाला वैर है। तो नॉर्थ कोरियन ने, नॉर्मन राइटर कह रहे थे, मुझे कहा, ऐसे के नाम की स्टोरी बाद में सुनाता हूँ, इल्म की कदर मुल्कों में, कि नॉर्मन राइटर ने कहा कि दूसरा, मुझे नॉर्थ कोरिया ने ख़त लिख दिया कि हमारा एक बायोटेक्नोलॉजी का छोटा सा मसला है, आपके पास 4 नोबेल लॉरिएट बैठे हैं, आपकी उनमें से किसी एक को हमारे साथ भेज दो, हमारा मसला हल हो जाएगा। और इट्स जस्ट एन एकेडमिक इशू, ये थोड़ी हमको न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। तो मैं प्रेसिडेंट को हौले फिर कहना शुरू कर दिया कि वो एक उनसे रिक्वेस्ट आई हुई है, तो दे आर आस्किंग फॉर मिस्टर मॉरिसन ने, नो नॉर्थ कोरिया नो, जिस तरह उनके प्रेसिडेंट तो किस तरह कहते, मैं आस्ता आस्ता नॉक करता रहा, 6 महीने लग गए, नो। फिर एक दिन मैं प्रेसिडेंट अच्छे मूड में था, अगला प्रेसिडेंट आ गया, उसको कहा कि वो एक बायोटेक्नोलॉजी में एक छोटा सा एक मसला था, बट इफ यू कैन गो योरसेल्फ विद हिम, ओके फाइन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद चला जाता हूँ।
तो कहता मैं फिर खुद उस साल की एफर्ट के बाद अपने उस नोबेल लॉरिएट को साथ लेके पियोंगयांग में उतरा। कहते हमें नहीं अंदाजा था कि पियोंगयांग की पूरे नॉर्थ कोरिया की सारी यूनिवर्सिटियां उस दिन बंद थी, एंड एवरी प्रोफेसर एंड एवरी डॉक्टरेट स्टूडेंट वाज ऑन द एयरपोर्ट टू रिसीव अस। और उसे फिर फोटो में दिखाए, ऐसे समुंदर था लोगों का कि एक नोबेल लॉरिएट आ रहा है। और कहते हैं हमारा 7 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, सेशन आफ्टर सेशन आफ्टर सेशन डिफरेंट प्लेसेस पे, तो सारा, और एक बहुत बड़ा हॉल था, ज़ाहिर वो इतने अमीर भी नहीं थे, तो उसी के अंदर मुख्तलिफ डॉक्टर्स आ रहे थे, डिस्कशन हो रही थी वरान। वी डिडंट नो कि व्हेन वी वर लीविंग, तो उन्होंने कहा एक छोटी सी चीज़ है वो आपसे इनॉग्रेट करवानी है, देन यू लीव। When we left and they inaugurated, that was statue of that Nobel laureate who came there. उस मुल्क का बंदा जिससे आपको सख्त नफरत है, लेकिन इल्म से तो नफरत नहीं है ना। Now she is telling her story, और फिर इनके साथ परवेज मुशर्रफ ने क्या किया वो बताने की बात नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैं उनसे, हमें अब शी इज़ वेरी वेरी ओल्ड, इनाग्रेशन करवाने के लिए हमने एक्चुअली एक ही बंदा हमें इस काबिल लगा, तो वो उस दिन आ नहीं सकी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो हुआ यूं कि हाँ, कहती मैं एक दफ़ा ससेक्स यूनिवर्सिटी ने, ससेक्स है ना इंग्लैंड में, उन्होंने मुझे बुलवा लिया और 6 हफ्ते का एक प्रोजेक्ट था। इंडिया हर 6 महीने बाद बुलवाता है, ओह हमारा मिल्क का प्रॉब्लम है आप आ सकते हैं, हमारा फलाना प्रॉब्लम है आप आ सकते हैं। तो कहती एवरी 6 मंथ्स आई हैव टू गो इंडिया। तो ससेक्स यूनिवर्सिटी ने बुलवाया, तो वहाँ पे मैं ठहरी हुई थी, तो मुझे एक दिन आ गया इनविटेशन, क्वीन ऑफ इंग्लैंड डाकुरानी, वो हर साल में उनके अपने सारे बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और अदब बहुत ज़्यादा है ना एग्रीड, मतलब हमने एक सड़क देखी तो उन्होंने हमें दिखाई कि ये जो रोड है ना, बाकी सारे लेफ्ट ड्राइव हैं, ये राइट ड्राइव है, और है भी छोटा सा रोड हो, मतलब 200 मीटर। तो उन्होंने क्यों, कहते वो क्वीन को बस समहाउ इस रोड पे राइट पे ड्राइव करना अच्छा लगता है, तो बस हमें भी अच्छा लगता है। तो हमने पूछा ये सारी दुनिया आपने जितने भी बनाए हुए हैं, सारी टर्कोइज कलर के, लाइट ग्रीन कलर के क्यों गुंबद हैं? कहते नहीं इट्स क्वीन्स फेवरेट कलर। अदब है ना, मतलब यार उन्हें पता है कि दे आर द पीपल हु मेड अस। नहीं वो शक ना हो, वो तो जाहिर है हालात चेंज ही होते रहते हैं, लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया में कानून बनता है तो साइन होने के लिए इधर ही आता है क्वीन के पास। अदब अब भी इतने हैं। तो खैर एनीवे, तो क्वीन एक डिनर थ्रो करती हैं जिसमें कोई 10,000 बंदा होता है, ऑल बिग एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कुछ भी किया हो ना, तो उसमें सारे एम्बेसडर्स भी होते हैं और सारे साइंसदान भी होते हैं और सारे बिजनेसमैन भी होते हैं, ऑल पीपल। इट्स अ पब्लिक डिनर, तो वो भी एक डिनर होता है, कई डिनर होते हैं, एक डिनर ये भी होता है जिनमें इट्स अ पब्लिक डिनर इन द एक वन ऑफ देयर पैलेसेस। तो कहते मुझे उस एनुअल क्वींस एनुअल डिनर की इनविटेशन आ गई, तो मैंने रख दी, अच्छा 4 सितंबर को, ठीक है। कहते लकीली मैंने एक दिन पहले वो खोल के देख ली ना, सॉरी एक दिन या 2 दिन पहले मुझे सीटिंग प्लान आ गया, पहले इनविटेशन आई तो मैंने कहा 6 सीटें मिली होंगी यूनिवर्सिटी को, तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी आई हुई है, चूड़ों के मुल्क से थे, इसको भी एक सीट दे देते। तो सीटिंग प्लान आया, तो मैंने सीटिंग प्लान, कहती मैं शुक्र है मैं इरफान, मैंने सीटिंग प्लान देख लिया, आई वॉज सीटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ क्वीन। तो मैंने कहा ये तो गलती होगी कंप्यूटर से गुर्र किया, तो आई कॉल देम, क्योंकि नंबर होता है नीचे RSVP, तो आई कॉल देम के आई गॉट अ सीटिंग प्लान, आई सीम्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्वीन, आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर। तो उसने कहा ओके आई विल कम बैक इन 10 मिनट्स, ही कॉल्ड मी बैक, कहते नो इट्स अ कॉन्शियस डिसीजन फॉर द लास्ट 400 ईयर्स। इस डिनर में द पर्सन हु सिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मोनार्क और द क्वीन is the most knowledgeable person available on our territory. Since you are the most cited scientist, so you deserve this. On the right side is the next heir to the queen, कि जो next prince बनेगा, ये चिकन में इधर वो होता है और इधर होता है, ये conscious decision है। तो कहती है मुझे फिर मुसीबत ये पड़ी कि फिर मुझे 400 पाउंड खर्च करने पड़े अपने दस्तानों पे
और अपनी परफ्यूम पे और फलाने पे, वरना ये तो पीछे जाके बैठना है। क्वीन को भी दूर से देख लेंगे, चांस मिलेगा तो चलो करीब भी आ जाएंगे, लेकिन एक बंदा साथ बैठा है तो फिर तो गप भी लगेगी और सलाम भी होगा। तो दैट्स हाउ दे वैल्यू है। इनकी फील्ड वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी है, लेकिन एक्चुअली ग्रोन आउट ऑफ इट। उन्हें साइंसदानों को इस तरह पता है जिस तरह आपको यहाँ के सेक्टर नहीं पता और मोहल्ले नहीं पता, इतनी डीप लेवल पे ये लोग बाउंड्रीज ट्रांसेंड कर जाते हैं। शी वाज वंस हेड ऑफ यूनेस्को एशिया चैप्टर ऑल्सो। पाकिस्तान काम नहीं लेता क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, शायद हम अब अभी जागे नहीं हैं, जब जाग जाएंगे तो हम उन लोगों से काम लेंगे। ये मसलन ये जो थे ना डॉक्टर अब्दुल सलाम, चूँकि हमारा एक ही गांव है, डॉक्टर अब्दुल सलाम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हिज रिलीजियस बिलीव्स आर, ऑफ कोर्स कादियानी थे। जानते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम, द ओनली पाकिस्तानी नोबेल लॉरिएट। ही इज नॉट अ सिंपल नोबेल लॉरिएट। फिजिक्स में जिन लोगों ने फिजिक्स की दुनिया तब्दील की उनमें से हैं। ये जो 3 फोर्सेज अपने पढ़ी, ये 4 होती थी। He told कि नहीं, these 2 forces that you are talking about, it is the same force you are looking at different scale. तो बिल्कुल नोबेल लॉरिएट सारे एक जैसे नहीं होते। फिजिक्स की किताब नहीं कंप्लीट होती आज डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे। डॉक्टर अब्दुल सलाम when came after, he was extraordinary. उन्होंने अपनी पीएचडी भी रिकॉर्ड टाइम में की है, अपनी मास्टर्स भी रिकॉर्ड टाइम, थ्रू आउट गोल्ड मेडल, पीएचडी भी इन ईयर एंड हाफ टाइम कैम्ब्रिज। तो when he came back, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उन्होंने उन्हें फिजिक्स सोसाइटी का हेड बना दिया इन ऑनर। इतना बड़ा बंदा 6 महीने बाद फुटबॉल सोसाइटी का हेड। फुटबॉल में तो काफ़ी सारी फिजिक्स यूज होती है ना, आपने किक कैसे मारी, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगी, इतने बड़े बंदे। देन उसने फिर यहाँ के जो ये रिटार्डेड लॉट है ब्यूरोक्रेसी, इनको कहा कि यार मैं ये पैसे जो है ना इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स में मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा यार इतने लोड कोई नहीं सन। वो सेंटर उन्होंने ट्राइएस्टे इटली में बनाया, जिस सेंटर ने 20 नोबेल लॉरिएट पैदा किए। यू डोंट नो द अपॉर्चुनिटीज वी हैव लॉस्ट। एक किताब उनकी मैं दिखाता हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज में चूंकि हम रहे तो जो तलख बातें हमें वहां पता थी, ये किताब कहां से आई है आपके पास 20 साल के बाद ट्रांसलेट होकर आई है, मैं साइंसदान कैसे बना। ठीक, साइंटिस्ट हैव टोल्ड देयर स्टोरी, सम ऑफ द साइंटिस्ट हैव नेवर अटेंडेड एनी स्कूल एंड हैव बिकम द साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट। अब्दुल सलाम, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, ट्राइएस्टे, इटली। अब वहां से निकली हुई चीजें यहां पहुंच के तर्जमा होने में 2 दिहाइयां लगती हैं। तो सोई हुई कौम को तो फिर यही है ना, कहते हैं ना, इट्स इजी टू वेक अप। बस एनीवे, तो कुछ अंदाजा आपको मोटी मोटी बात हो गई कि ग्रेविटी इतनी सादा सादा नहीं है। इवन हाउ मैग्नेटिज्म प्लेज अ रोल, एज अ बिग रोल मैग्नेटिज्म प्लेज हियर, अ बिग रोल दैट विल टॉक लेटर। अगली किस्त जो हम करेंगे ना, इसके बाद जरा अर्थ के अंदर आ जाएंगे ना, तो फिर हम बात करेंगे कि हाउ व्हाट रोल ग्रेविटी प्लेज, यू हैव गॉट एन आइडिया व्हाट रोल मैग्नेटिज्म प्लेज इवन इन द स्ट्रक्चर एंड फलाना में। ये तो होना चाहिए ना, ग्रेविटी तो हम कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म में तो कोई कम करता होगा जो विला बैठा है। अल्लाह ताला एम ही नहीं कहते लुक आउट इनटू द स्काई, एस्ट्रोनॉमी की तरफ और इन्फोस की तरफ, क्योंकि वो फोर्सेस समझ ही तब आती है और उनको आपने यूटिलाइज और तस्खीर करनी कैसे है समझ ही तब आती है, वरना वो यहाँ पे वो फिनोमिनाज एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे वो फिनोमिनाज आपको पता ही नहीं चलते कैसे करना है। और ये आई एम मिटा रहा हूँ मैं इसको, इसकी मोटी मोटी हमें बात समझ आ गई, ये होता है एग्जिस्ट इस लेवल पे होते नहीं है ना। अर्थ के अंदर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते ना, जो एक्सपेरिमेंट अब हमने ये वाले किए हैं, इसका इधर तो हम कोई रेप्लिका या मॉडल नहीं बना सकते ना। और वो इतनी ग्रेविटी हो कि वो न्यूक्लियोसिंथेसिस करे, वो इधर पे तो हम वो कर नहीं सकते ना। तो कायनात वो काम सारे करके दिखा रही है, जस्ट गो ऑब्जर्व, वॉच एंड देन यूटिलाइज दोस थिंग्स। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है, एक और इंटरेस्टिंग बात कि कैसे हाउ मैथ्स हेल्प दैट, बल्कि इसमें मैथ्स की हेल्प में एक और बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, इसके लिए हमने एक पैमाना रखा हुआ है। वो पैमाना है AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मीन्स
कि जो अर्थ का डिस्टेंस है ना, हमने अपने हिसाब से रखना है ना, कि इसको 1 हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं 1, तो ये कोई 0.8 होगा और ये कोई 0.7 होगा, ये हो सकता है 2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ये हो सकता है 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, ठीक है। तो प्लैनेट के डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मेजर्ड इन AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक साइंसदान ने, नाउ आई एम टॉकिंग 1730s, यानी कि न्यूटन के बाद, उसने ये सिर्फ डिस्टेंस लिखे 0.4, 0.8, 1, तो हम खुद हैं, ठीक, 1.4, 1.8, no, सारे जब लिखे, उसने कहा यार इसके हिसाब से तो यहां पे भी एक होना था 1.2, जस्ट द पैटर्न। तो या तो यहां पे है और हमें भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैथ का पैटर्न ये बताता है कि यहां कुछ होना चाहिए। एंड 50 years later we discovered there was asteroid belt. It was simply discovered by simple, very very simple maths. अभी छठी के बच्चे को भी दे देना, चौथी के दे दें, जिसको थोड़ा सा अपने पैटर्न पे ट्रीट किया है, उसे कहें कि what pattern do you see? तो you find, oh, there is a pattern, but oh, this is something missing. बोर्ड उसका नाम है। तो आज हम उसे कहते हैं द बोर्ड टाइटस लॉ। टाइटस वाज द वन जो 50 साल बाद जिसने एक्चुअली फाइंड आउट कर लिया, ओ अच्छा वो जो ग्रेविटी थी ना वो इसकी थी एस्ट्रॉयड बेल्ट की। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट ओवरऑल बाकी प्लैनेट्स की तरह तो एक ग्रेविटी देता है ना, बिकॉज इट हैज मैस, तो उसका इफेक्ट उतना ही होता है ग्रेविटी वाला, समझ गए ना आप, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारी मैस है, वो ठीक है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे घूम रही है, छोटे छोटे बट्टे घूम रहे हैं। कोई प्लैनेट कब एस्टेरॉयड होता है और प्लैनेट बन जाता है, उसकी डिटर्मिनेशन इस बात से होती है कि देखें ये जो है ना, मुझे बचपन में अब भी आता है, कोई ऐसी शरारत करनी हो किसी अपनी घर वाली खवातीन के साथ, तो उनका दुपट्टा पड़ा हो ना, तो वो ऐसे ऐसे करके, तो मैं इसकी उल्टी सी गिरा लगा लेता हूँ कि वो अंदर से बाहर से आपको कुछ भी सिरा नजर नहीं आता। वाइंड इनटू दैट। तो यानी कि किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्रेस करें तो उसकी जो शेप बनेगी वो एग्जैक्टली राउंड होगी, बिकॉज यू आर पुलिंग इन फ्रॉम ऑल साइड्स। लेकिन वो फोर्स इतनी एक स्ट्रांग हो कि वो पुल इन हर तरफ से सफिशिएंटली कर रही हो तो गोल। अगर इतनी फोर्स है कि वो पुल इन करके उसे गोल कर लिया है उसने, तो वो प्लेनेट है। नहीं तो फिर उसकी शक्ल ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रह जाएगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा बड़ा होता ना तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिटवीन द प्लैनेट एंड वॉट, इट्स द अमाउंट ऑफ मैस। बाज़ वक़्त ऐसे भी होता है कि वो उसकी मैस ही सारी लोहे की है या सोने की है और इसकी है ही गैस की, तो फिर लेकिन क्या इतनी ग्रेविटी है कि इट इज मेंटेनिंग अ स्फेरिकल शेप, तो वो प्लैनेट है। अगर इतनी नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा रह गया है, तो फिर उसकी शेप एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं। दैट्स व्हाई प्लूटो एट वन पॉइंट इन टाइम वाज डीक्लासिफाइड, आई मीन अनक्लासिफाइड फ्रॉम द प्लैनेट कि नहीं ये गोल नहीं है। फिर साइंसदान ने कहा कि नहीं यार, इसकी बाकी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन इधर रेकनसाइल ज़्यादा करती हैं, इट्स मूविंग अराउंड एंड ऑल। फिर कोई नहीं गल समझे। हाँ, तो काफ़ी चीज़ें हम बात करनी, जैसे सन जो है ना, सन ये सिर्फ हमें लाइट नहीं दे रहा, कंटिन्यूसली वहाँ से पार्टिकल्स थ्रो हो रहे हैं ऑल अराउंड, कंटिन्यूसली चार्ज्ड पार्टिकल्स, क्योंकि चार्ज है ना, मतलब आयन इसकी स्टेट क्या है, प्लाज्मा। गर्म करें तो लिक्विड, गर्म करें तो गैस, उसको भी गर्म करें तो इलेक्ट्रॉन फिर थोड़े से बाहर से झड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आयनाइज स्टेट। तो उस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं। हमने ये भी बात की थी कि दुनिया में भी एक प्लाज्मा नजर आता है लाइटनिंग के दौरान, तो सन इज ऑल प्लाज्मा स्टेट। तो ये प्लाज्मा के वो चार्ज पार्टिकल सन से हर वक्त निकल रहे होते हैं और वो यहां आते हैं, और वो अगर फ्री में आते ही रहें तो वी विल गेट कैंसर इन अ डे एंड एवरीबॉडी विल डाई इन मंथ्स टाइम मैक्स, जितनी देर में उसका कोई सांस वास। तो उसको बचाने का जो अल्लाह ताला ने सिस्टम रखा हुआ है, यू माइट नॉट हैव एन आइडिया, वो सिस्टम मैग्नेटिज्म है। यहां पे जो हमारा मैग्नेटिज्म है वो उन सारे चार्जेस को इधर उधर डिफ्लेक्ट करता रहता है, अदरवाइज द लाइफ इज नॉट सस्टेनेबल। लाइफ छोटे पैमाने पे बैक्टीरियल लेवल पे सस्टेनेबल होगी, लेकिन इंसान और मैमल्स ये नहीं रह सकते। देयर डीएनए विल वॉश्ड आउट इन अ टाइम।
डीएनए को अदरवाइज ब्रेकअप करने की फोर्सेस के लिए तो वो ही काफ़ी है। वो जो बाहर से यूवी आती है ना, यूवी में भी आगे होती है ना स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्ग यूवी है वो बाहर, उसको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने ओजोन छोड़ी हुई है। ओजोन सुना हुआ? ओजोन, हाँ, ओजोन इज 3 ऑक्सीजन्स, ओजोन इज 3 ऑक्सीजन्स टुगेदर। ये ओजोन जमीन पे हो तो इट्स अ पॉइजनस गैस, यू कांट इनहेल इट, यू कांट अफोर्ड टू इनहेल इट। ये ओजोन ऊपर हो तो इट्स अ बेनिफिशियल गैस, बिकॉज ये उन यूवी की जो हाई फ्रीक्वेंसी रेज होती है ना, जो असल में बड़ी इजीली हमारा डीएनए ब्रेक कर देती हैं, उनके एक्सपोजर की देर है एंड यूर डन। इसीलिए आप देखें ना अल्लाह ताला ने सिस्टम किस लेवल पे हमारी हिफाजत हो रही है। हम चार्ट देखें ना, अगर ह्यूमन स्किन कलर, ये आपने देखा है कि कहां इंसानों की स्किन के रंग कौन से हैं, क्योंकि उन रेज से बचाने के लिए, जिस तरह वो रे बैन ऐनक नहीं होती तो उसने रखा होता है, तो रेज आर बैंड, तो अल्लाह ताला ने वो आपके सेलुलर लेवल पे वो चीजें रखी हुई हैं कि वो रेज वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए अगर आप भी जाएं तो। असि उन्हें समझ दिया कि वो काला है तो कोड़ा है। आप वो वाइट जर्मन को उत्थे रख के तो देखें 1 महीना, दे विल बी सिंपली डाई ऑफ कैंसर इन मंथ्स टाइम। कभी जो लोग यहाँ पे भी अगर होते हैं उनका बहुत ज़्यादा वाइट कलर Exactly. होता है, तो उनको स्किन एलर्जी ज़्यादा होती है। True, जैसे true. मेरे घर में Yeah. ऐसी है, ऐसी है। तो हम उन चीज़ों को हमने लेबल किया हुआ है, यानी आउट ऑफ आवर जहालत। अल्लाह ताला की तरफ से वो चीज़ें, हर चीज़ एक रहमत है। असल में तो हर चीज़ ही एक रहमत की ही फॉर्म है, क्योंकि रहमत अल्लाह ताला ने अपने आप पर इम्पोज की हुई है, सेल्फ इम्पोज या जो भी है। तो ये ओजोन की बात हम वैसे साइडलाइन पे हो गई कि ऐसी है। तो इसमें हमने, हाँ, मैग्नेटिज्म का एक रोल हमें बता दिया। यही मैग्नेटिज्म का रोल जो बाकी स्टेलर ऑपरेशन हो रहे हैं वहां से जो रेज आ रही हैं, तो ये सन का भी मैग्नेटिज्म है। तो पहले लेवल पे तो सन ही उसको इधर उधर कर देता है। तो सन्स मैग्नेटिज्म डिफ्लेक्ट्स द हार्मफुल रेज, हार्मफुल टू लाइफ, राइट फ्रॉम इट्स ओन। उससे बच के जो फिल्टर होके आती हैं वो फिर हमारा मैग्नेटिज्म कर देता है। हाँ, उससे, हाँ, इवन गैलेक्सी ऊपर जो नेबुलर लेवल पे चीजें हो रही होती हैं, वो गैलेक्सी का मैग्नेटिज्म उस लेवल पे कॉस्मिक रेज को डिफ्लेक्ट करता है। तो लेयर्स ओवर लेयर्स ओवर लेयर्स ओवर लेयर्स, तब जाके एक इंसान जिंदा है। कोई नहीं गल समझ आई। तो हिफाजत की दुआएं ही असल चीज़ हैं, बाकी तो अच्छा। अब हम चूंकि व्हाट टाइम आर वी हैव इन योर प्लान, कितने बजे ब्रेक करनी है और कितने बजे? 1:15। ठीक। तो ये मोटी मोटी बात हमें समझ आ गई है ना तकरीबन, कि देयर इज अ फ्रॉस्ट लाइन, देयर आर प्लैनेट्स बियॉन्ड दैट, दोज प्लैनेट्स वर फ्रोजन because of the low temperature. They accumulated lot of water. That's why, since they were in the process of accumulating lot of watery contents, they accumulated lot of size also. तो सर अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और ये पानी पिघल जाए तो क्या यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? लाइफ की 8-10 कंडीशंस और भी हैं ऑफ कोर्स। पानी होना चाहिए, फिर उसके बाद अगर इस किस्म की लाइफ, मैच्योर किस्म की लाइफ, एक है बैक्टीरियल लाइफ की लाइफ। हम लाइफ अभी डिस्कस करेंगे। लाइफ के लिए जो कंडीशंस हैं, यस, टेम्परेचर की रेंज वो होनी चाहिए, अगर फोटोसिंथेसिस टाइप करना है तो फिर ऑक्सीजन की वो होनी चाहिए, सिर्फ वाटर इज नेसेसरी, वाटर तो क्रिटिकल है। इसके लिए आपने बहुत इंटरेस्टिंग देखना हो ना कि कितनी जगह पे लाइफ हो सकती है या है, तो वो है द ड्रेक्स इक्वेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग है, बल्कि हम बच्चों को जब फ्रैक्शन पढ़ाते हैं तो उसमें आखिरी स्टेज पे ड्रेक इक्वेशन पढ़ाते हैं। हमसे मुराद है दुनिया, असली तो पढ़ाते कोई नहीं। ड्रेक्स इक्वेशन ये देख रहे हैं, the number of detectable civilizations in the Milky Way galaxy,
द रेट एट विच स्टार्स आर बॉर्न, पहले वो देखना पड़ेगा कि उस जगह पे, कायनात के उस हिस्से में स्टार्स के, नए स्टार्स के बर्थ रेट क्या है, पॉपुलेशन ना, उस पॉपुलेशन में से के जिनके प्लैनेट्स भी हैं, अब स्टार तो जलता हुआ होता है, स्टार ने थोड़ी लाइट देनी है, स्टार के अराउंड एक मोहल्ला बनेगा सैटेलाइट में जो उससे इतना दूर हो कि वो रोशनी भी ले, गर्म भी रहे, तो वो मोहल्ला बनाने की बात कर रहे हैं ना। पहले तो स्टार की बात हो रही है कि कितने स्टार बन रहे हैं, वो ऐसा स्टार भी तो हो सकता है आपको जो अकेला खड़ा हो और कोई भी ना हो, उसने सब कुछ ही सक कर लिया हो, तो उसका प्लैनेट ही कोई नहीं। हशर के दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ज्यादातर जो पैगंबर आएंगे अकेले आएंगे। टू द मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट जब होता तो 80% समझ लें स्टैटिस्टिकली, द सोसाइटी हैज रिजेक्टेड टोटली एंड दे विल बी कमिंग अलोन। इंसान की हालत ये है। And most of them, 80% of them are buried within Masjid al-Haram, because at that time civilization हमने की तो नहीं ना, अच्छा वो करते उधर आ जाते थे, फिर उधर आखिरी दिन उधर गुजरते थे, and about 20% of them are in around Palestine। तो ये जगह इस वजह से भी पैगंबर सारे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र मुबारक में नमाज पढ़ते देखा है मेराज के जर्नी के दौरान। इट्स नोन थिंग, क्योंकि पैगंबर्स का लेवल जरा डिफरेंट है ना। शुहदा की चीज़ों को, कब्र की मिट्टी टच करना अलाउड नहीं है कि वो उन्हें गाले। आपने देखना हो तो सलमान पाक 1940s 47 50s में सलमान पाक एक जगह है इराक में, अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला बहुत बड़े साहबी और हुज़ैफा बिन यमान बहुत बड़े साहबी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदान उस हिसाब से थे कि हजूर सल्लल्लाहु कर्जा उन्हीं से लेते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हजूर सल्लल्लाहु कर्जा एक ही बंदे से लेते थे और वो मुनाफिकों के नाम भी नहीं बताते। इन दोनों की बॉडीज इधर थी, तो फिर ये टर्की के काजी के ख्वाब में आना शुरू हो गया कि हमारी बॉडी में पानी आ रहा है तो आप रिप्लेस करें, हमें थोड़ा सा रिलोकेट कर दें। इट हैपेंड इन 50s अर्ली, और ऐसा हुआ, लोगों ने देखा है। उसी तरह बॉडीज़ हैं और आप आंखों में आंखें डाल के ऐसे देख नहीं सकते, इतनी चमक है। तो अल्लाह ताला अपनी चीज़ें दिखाते रहते हैं। तो हजूर, खैर ये तो आम बंदों पे भी हुआ है, मतलब जिस बंदे को ये अदरवाइज उम्मत में लाइफ में साबित बन्नानी की कब्र उखड़ गई रहमतुल्लाह अलैह, और किसी ने देख ली कि वो उसके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और उसने बात अपने तक रखी, कब्र ठीक कर दी और फिर जाके उनकी बेटी से पूछा कि आप ये बताएंगे उनका अमल क्या था। तो यही फिक्र होती थी ना कि इनका क्या अमल था कहीं। तो उन्होंने कहा उनका तो कोई खास अमल नहीं था, तो इसी तरह सादा इंसान थे और बाकी सूफी टाइप दरवेश मैनेजमेंट। हाँ, मुझे एक बात याद है, एक दुआ मैंने अक्सर उन्हें बेटी कहती कि मांगते हुए देखना कि या अल्लाह मुझे आपको सजदा करना इतना अच्छा लगता है ना कि अगर आपने कब्र में किसी एक को भी इजाज़त देनी हो ना, मुझे दे देना। नबी अपनी कब्र में नमाजें पढ़ते हैं, ये इज एन इस्टेब्लिश्ड नोन पार्ट ऑफ आवर अकीदा ऑल्सो। यजीद ने मदीना को भी उस तरह जब किया था, तो मदीना की मस्जिद नबी में 3-4 दिन तो ऐसे गुजरे हैं कि जब घोड़े और गधे बंधे हुए थे और अजानें नहीं हुई। तो सहाबा किराम के बाद की नस्ल को क्या कहते हैं? ताबई। तो ताबई वाली नस्लों का भी कुछ पता होना चाहिए और तबा ताबाइन का भी कुछ पता होना चाहिए, मोटा मोटा, कि इनमें अहम तरीन लोग थे। अहम तरीन ताबई जिसको खुद सहाबा किराम कहते हैं, ये हमारे दौर में होते ना तो सब पे टॉप पे होते। सईद बिन मुसैयब ताबाइन में जो बड़ी तरीन बुजुर्ग तरीन हस्ती हैं, हम नहीं रैंक कर रहे, खुद सहाबा किराम ने अपने दौर में रैंक किए हुए, वो सईद बिन मुसैयब हैं। तो ही वॉज जस्ट लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड और कब्र मुबारक के साथ लग के, पर वो घोड़े हैं, खोते हैं, बंधे हुए हैं, तो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। तो 3 दिन उनके इस तरह गुजरे हैं। तो किसी ने बाद में पूछा कि हज़रत आप फिर कैसे नमाजें कैसे पढ़ते थे? कहते मुझे तो कब्र मुबारक से अजान की आवाज़ आती थी और मैं उसी हिसाब से पढ़ लेते थे। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला शो करता रहता है ना, ताकि ऐसे भी नहीं है। देयर आर वर्ड्स, सूरह काफ इज़ वेरी गुड टू लर्न के देयर आर वर्ड्स। एनीवे, तो हम कहाँ पे खड़े थे? यही क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स होस्ट प्लान, फिर ये है उनमें से हैबिटेबल
कितने हो सकते, कितने परसेंट हो सकते हैं फ्रैक्शन में। फिर ये है कि फ्रैक्शन ऑफ दोज प्लैनेट्स ऑन विच लाइफ अकर्स, फिर लाइफ उनमें हो सकती है।